हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो 10th क्लास, अभी जो आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का वो 25 ऑफ मार्च को है। सो आई होप आप मैथ्स प्रिपेयर कर रहे होंगे जिस तरह से आपको बताया गया है, या आपने बाकी वीडियोस भी बात की होगी, वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपको सारे बताए थे। सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एमसीक्यू हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या ट्रू फॉल्स आएंगे, तो उनमें थोड़ी सी हेल्प करूं, तो ताकि मैं आपको ऑल चैप्टर्स की एक वीडियो दूं जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव्स जो आपके डिस्कस हों, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का एमसीक्यू आएगा और किस तरह का नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि कल का अगर हम साइंस का पेपर देखें तो अच्छा पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था बच्चे, तो इसलिए आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव्स मैथ्स के भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले अगर आप पूरी वीडियो को बात कर लेंगे ना इसको, तो आपको जो है वो एमसीक्यू कहां कहां से पढ़ना है और कहां से नहीं पढ़ना, आप तो यहीं से लर्न हो जाएंगे, और एक दो बार इसको रिपीट कर लोगे तो और ज्यादा जो है वो बेनिफिट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब आपको ये तो सभी को पता होगा कि टोटल जो आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब 20 में आप मान के चलो 10 तो आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी जो आपके पास 10 बचे, उनमें आपको चार पांच फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, 2 से 3 डेफिनेशंस आ सकती हैं, और बाकी ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब सुनो, अब बोर्ड ने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कौन कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन आप फिर भी एक गैस लेके चल सकते हैं कि अगर हम इतना करें तो वहां से इस तरह के रहेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे बोले सर साइंस में जो वो बोर्ड ने पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो वो तो बच्चे बोर्ड की मर्जी है ना, हमने तो उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। हाँ, थोड़ा सा जब आपको उस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब जो आपके पास जो डेफिनेशन हैं, ठीक है, मैं आपको ऑल चैप्टर्स की डेफिनेशन बता देता हूं कि कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है। तो अब जो सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी, वो है चैप्टर नंबर 1 में से आपने क्या क्या पढ़ना है। एक तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की डेफिनेशन क्या है बच्चे, कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और कंडीशन होती क्या है कि जो आपका आर है, आर मतलब रिमाइंडर जो है वो लेस देन आएगा बी के और ग्रेटर देन 0 के बराबर आएगा। अब आपको ये डेफिनेशन में भी आ सकता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, और या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आपको ये दिया हुआ है और ये आगे आपको कंडीशन पूछी हुई है, उसने 3-4 एमसीक्यू में दे दिया हुआ है, कई बार यहां दोनों में इक्वल टू लगा दिया हुआ है, या दोनों बार सिर्फ जो इक्वल टू का साइन लगाया, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि आर लेस देन बी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक तो ये डेफिनेशन होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां से डेफिनेशन आ जाएगी कि भाई ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपके पास एक और बोल देता हूं मैं आपको, जैसे आपके पास आ गई को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन कि भाई को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। अब यहां से याद रखो कि ट्विन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब यहां पर जो आपके पास ट्विन प्राइम नंबर है ना, तो ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स हो गए जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है के बोलते हैं, ठीक है। ये वीडियोग्राम पूरी बात करना के बोलते हैं। मैं अभी आपको मेरे साथ साथ अगर सुनोगे ना आप लोग, तो यहीं से लर्न करवा दूंगा सारा का सारा, ठीक है। आपको एमसीक्यू बाकी थोड़े बहुत देख लेना, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है एमसीक्यू आगे पीछे से करने की, ठीक है जी। अब देखो, तो ये तुम्हारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स आ गए, ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है जी। अब यहां से अब को प्राइम कौन से हो गए, को प्राइम ऐसे नंबर्स हो गए बच्चे, सीधा सा याद रखो कि जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। इतना समझाया। अब एक चीज यहां से आपको एक और क्या पढ़नी है इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है ना, उसके जो फैक्टर्स करते हो ना आप, तो हर एक कंपोजिट नंबर के यूनिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। हाँ, लिखने का पैटर्न आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने क्या किया, 12 लिया, अब 12 के फैक्टर क्या आएंगे तुम्हारे पास, 2 2 एंड 3। अब कोई बच्चा लिखता है इसको 3 2 2, या कोई लिखता है इस तरह से 2 3 2, तो ये तो आ गया उसका ऑर्डर। बट अब कोई इसके फैक्टर चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता ना बच्चे। तो आपके पास यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। समझाया, जो मैंने पीछे बोला उसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार बुक से पढ़ लो, यही से लर्न हो जाएगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, प्राइम नंबर्स में लिखते हैं। उसके जो फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है जी। और वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, हर एक नंबर की यूनिक होती है। और जो हाँ ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया यहां से। तो ये तो आपके आगे चैप्टर नंबर 1 में से अगर तुम इतना ही पढ़ ले तो बाकी एल्गोरिथम और लेमा की डेफिनेशन देखना, बट इतना नहीं है। आपको यहां से अगर डेफिनेशन आती है ना, ठीक है, तो वो इस तरह की पूछेगा कि जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर पूछ सकता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2। याद रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद
यहां से अब मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं फिलहाल, उसके बाद आपको बताऊंगा कि यहां से और क्या पढ़ना है आपने। पहले आप और सुन लो कि आपको और डेफिनेशन कहां से पढ़नी है, ठीक है। देखो एक आपका चैप्टर नंबर 9 है। अब ये जो चैप्टर नंबर 9 है ना, यहां से आपने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है। आपके पास यहां पे है ही 3 डेफिनेशन है टोटल, ठीक है। एक तो आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई देखो, और दूसरा आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा आ जाएगा लाइन ऑफ साइट। ये 3 डेफिनेशन वेरी सिंपल बच्चे, कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आईज से जो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो डाउनवर्ड में बनेगा उसको हम बोलेंगे कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट वो होती है जहां से ऑब्जर्वर की आई क्या करती है, उसको बात करती है। इधर देखो मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। अब देखो डायग्राम से अगर आप समझोगे इसको, तो मान लीजिए ये आपका एक कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब मान लीजिए ग्राउंड है। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से बात कर रहे हो इधर को, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, समझाया, क्लियर। अब मान लीजिए आप जो पोल के ऊपर बैठे हो, मान लो कहीं पे बैठे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पोल है, आप यहां पर बैठे हो, ठीक है जी। अब यहां पर बैठ के नीचे देख रहे हो रोड की तरफ, अपनी बालकनी में खड़े हो यार, नीचे गली में देखिए, तो यहां से जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और लाइन ऑफ साइड क्या होगी, अगर यहां से देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइड है कि जो ऑब्जर्वर क्या जहां से बात कर रही है उसको, ठीक है। और यहां से देखोगे तो ये आपका लाइन ऑफ साइड है, क्लियर। और यहां से एक चीज आपने पढ़ लेना, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली। कोई भी पूछ सकता है आपको कि वन एप्लीकेशन बताइए भाई ट्रिग्नोमेट्री की, कोई भी लिख दीजिए। हाइट्स में हेल्प करता है, जो डिस्टेंसेस वगैरह है उनको जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट्स वगैरह जो हम इसी तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। वन एप्लीकेशन पूछ सकता है किसी ना किसी एक सेट में पक्का, और 100% गारंटी है कि यहां से जो चैप्टर नंबर 9 है यहीं से आपको डेफिनेशन आनी है। 5 नंबर का चैप्टर है ये बोल दे, और 1 मार्क्स तो पक्का रहेगा यहां से, समझाया। अब यहां से ये आपके 2 चैप्टर्स हैं, यहां से इनकी डेफिनेशन लर्न कर लो। बाकी आपको जो डेफिनेशन पूछेगा, बाकी कोई ऐसा चैप्टर है नहीं यहां से आपको डेफिनेशन पूछ सकता है मे बी, बाकी फार्मूलों की शेप में पूछ सकता है, बट डेफिनेशन वगैरह बनती नहीं है किसी और चैप्टर की बोलते, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं कि जो आपके पास ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट, ठीक है। अब मैं आता हूं एमसीक्यू के ऊपर कि आपको जो एमसीक्यूज है वो कहां से आएंगे। सबसे पहले मैं इसी चैप्टर नंबर 1 को लेता हूं। चैप्टर नंबर 1 में बच्चे 2 चीजें पढ़ लो, एचसीएफ और एलसीएम। सिंपल सिंपल नंबर्स है यार, बोलता है 8, 9, 8, 9 और 25। बोलता है इसका एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो प्राइम फैक्टर्स आते हैं निकालना, तो आप वहां से इसका एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। अब बोलता है इनका एलसीएम निकाल के बताओ, तो एलसीएम निकाल सकते हो ना आप। बाकी जो यहां से डेफिनेशन वगैरह नहीं है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, और जो आपको यहां से दूसरी मेन चीज आपने पढ़ ली, छोटे छोटे नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम। आपकी टेक्सचुअल जो वो क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे 8, 9 और 25 जो होगा आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई, अपने स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा आपको एचसीएम और एलसीएम आ सकता है। देखो जो जैसे आपको साइंस का पेपर था, मान के चलें कि उसका भी जो लेवल है मैथ्स का भी वैसा ही रहेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके जाइए, पढ़ के जाइए, और यहीं से पूछेगा सारा का सारा। ये वीडियो अगर आप देखेंगे ना पूरी की पूरी, तो ये पेपर वाले दिन आपके माइंड में बार बार घूमेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोन यूज करके बार बार, एक बार लीजिए पेरेंट्स से फोन, बोलिए थोड़ी देर के लिए दीजिए, वो आई थिंक ज्यादा नहीं 25-30 मिनट की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ उसको, 2 पार्ट्स में कर देता हूँ, ठीक है। तो शाम को मान लीजिए जैसे आप पढ़ने के बाद कहीं बात वगैरह कर रहे हो, तो साथ साथ फोन लगा लो, हेडफोन लगा लो, मुझे सुनना ही और क्या करना आपने, लेकिन एक इमेज बन जाती है बच्चे। जब आपके माइंड में इमेज बनती है तो वहां से आप इजिली आंसर दे सकते हैं। पता चल गया। तो ये आपके पास आ गया कि जो आपके एमसीक्यू में आपको क्या पूछ सकता है पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर में से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन बच्चे याद रखो, 2 चीजों के ऊपर बेस की जाती है पॉलिनोमियल्स की। एक तो की जाती है डिग्री के बेस पे, एक की जाती है टर्म्स के बेस पे। तो जो आपके पास हम टर्म्स के बेस पे करते हैं, वहां आपकी बुक आपको 3 ही बताती है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्में, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्में, एंड देन मोनोमियल जिसमें मतलब 1 टर्म, ठीक है। अब आपके पास जो डिग्री के बेस पे पढ़ने वाला ना, उसको ध्यान से सुनना मुझे, बोलते देखो। तो यहां से मैं आपको लिख के बता देता हूं कि डिग्री लिख के बता देता हूं और उसकी कौन सी टाइप है कौन सी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। जिनकी डिग्री होती है 1 बच्चे, उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिनकी डिग्री होती है 2, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री होती है 3, उनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री होती है 4, उनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान से सुनना। और बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
और आई थिंक आपको 4 तक आप कर लेंगे तो इनफ है। वैसे 5 जो होती है उसको बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल, 6 वाली को सेक्स्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतना बोर्ड जाता नहीं है लेकिन 4 तक आनी चाहिए। अब मैं पीछे लेके चलता हूं। अब आप बोलेंगे सर जिनकी 0 होती है उनको क्या बोलेंगे? बच्चे जिनकी डिग्री 0 होती है ना उनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 1 से लेके कहीं तक आगे तक नंबर लिख लो जितना भी लिखना है। जैसे मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल है सर? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एक आपके पास 0 पॉलिनोमियल होता है। जो 0 पॉलिनोमियल है ना आपके पास बच्चे, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो वो नॉट डिफाइंड है, ध्यान रखिए। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ये पूछेगा आपको, ठीक है। और यहां से एक एमसीक्यू और सुन लो कि मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है n, तो कहता है ये बताओ अगर उसकी डिग्री n है तो उसके कितने जीरोस होंगे या कितने रूट्स होंगे? ध्यान रखें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी उतनी उसके जीरोस निकलेंगे। तो अगर डिग्री n है तो जीरोस भी कितने निकलेंगे उसके बच्चे? n ही निकलेंगे। समझ आ गया? तो ये आपका हो गया। और ये आपको मैंने बता दिया जो अपने पॉलिनोमियल, ये इजी वाला पॉलिनोमियल है, बस डिग्री के बेस पे याद रखो। उसके बाद ये पक्का पूछेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री डैश, तो आपने लिखना 2, ठीक है। अब एक कांसेप्ट हो आपने और यहां से समझना है, वो आपने समझना है किसका? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। बच्चे देखो मेरी बात सुनो, आपने यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैसे आपको क्वाड्रेटिक पूछेगा क्यूबिक पूछेगा नहीं, लेकिन क्यूबिक अगर आपने देखना पढ़ सकते हैं आप, क्यूबिक का पढ़ना होगा, लेकिन ज्यादा आप क्वाड्रेटिक का करके जाओगे तो बेटर हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया यहां से, जब आप सम ऑफ जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वहां पर आपके पास दो, अगर मान लो अगर आपने अल्फा प्लस बीटा लिया होगा तो आपको ये पूछेगा भाई बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो आपने बोलना सर माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी अपॉन ए क्या होगा बच्चे आपका? सी अपॉन ए आपका हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड चैप्टर का भी सारा का सारा एमसीक्यू आ गया। और सेकंड चैप्टर में से आपको या तो फिर हिंदी ब्लैंक्स आएगी तो या तो फिर ऑप्शन में एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर में से। बाकी इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। तो देखिए अब मैं बच्चे बात करता हूं आपके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको कितने एमसीक्यू आ रहे हैं? एक ही एमसीक्यू आ रहा है। चैप्टर 2 में से भी आपको एक ही एमसीक्यू आ रहा है। कभी बोर्ड आगे पीछे कर देता है, जैसे आपके कल साइंस के साथ हुआ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। वैसे अब चैप्टर नंबर 3 में से जो आपको 1 एमसीक्यू आ रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म लर्न कर लेनी है, ठीक है। जनरल फॉर्म लर्न करनी है जो आपकी 2 वेरिएबल्स में ax प्लस जो है वो by प्लस c जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे? 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ध्यान रखना, जो 2 वेरिएबल्स में होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को करती है। और 1 वेरिएबल वाली किसको करती है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? आपकी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है जी। अब इसके बाद एक आपने रिलेशन जो याद रखना है वो कौन सा रखना बच्चे? अब आप मान लीजिए आपने पेयर ले लिया a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा ले लिया a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए अगर आपके पास मान लीजिए कि आपने ये कोफिशिएंट्स ले लिए, अब आपके पास यहां पर इनके लिए 3 रिलेशन बनते हैं बच्चे। पहला ये बनते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन b2 आ जाता है। और दूसरा रिलेशन बनता है कि अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं कोफिशिएंट वाले, यहां से आपको 101% एमसीक्यू आएगा। अगर एमसीक्यू नहीं आया तो फिर यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा वो। तो थर्ड आपके पास आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि इनका अगर ऐसा हो, ठीक है, उनका सोल्यूशन क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले याद रखो इसका सोल्यूशन होता है यूनिक। जब नॉट इक्वल आएगा तो उनका कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक। अगर सारे इक्वल होंगे तो उनका कौन सा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर पहले 2 इक्वल है थर्ड नॉट इक्वल है तो उसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन, ठीक है। ये बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको एमसीक्यू। मैं सारे के सारे यहां वीडियो में आपको एक बार वीडियो को देखते जाओ, पूरे के पूरे हटा दूंगा आपको, ठीक है। अब सोल्यूशन के बाद आपने याद रखना कि इनका जो ग्राफ है वो क्या बनता है। अगर ऐसा होगा, अगर आप ऐसी इक्वेशंस आ रही हैं जिनमें ये रिलेशन आ रहा है तो उनका ग्राफ क्या होगा? देखो बच्चे अगर ऐसा है तो जब नॉट इक्वल होगा तो उनका जो ग्राफ होगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जब सारे इक्वल होंगे तो उनका जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और अगर पहले आपके ये इक्वल हैं देन नॉट इक्वल है तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस। ये याद रखो, यहां से एक एमसीक्यू नहीं बता रहा हूं, 3 और 3 6 एमसीक्यू बता दी मैंने आपको। और इस पेयर, अब पूछेगा इस पेयर को क्या बोलते हैं? ध्यान रखो ये जो पेयर है इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इसको कौन सा बोलते हैं?
इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, लेकिन इसके ब्रैकेट में आपने एक वर्ड लिखना है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। और ये थर्ड कौन सा आ गया, इनकंसिस्टेंट। आप पीछे वाले पेपर चेक करके देख लो, पूछ रहा है इनके ऊपर या नहीं पूछ रहा है, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। अगर एमसीक्यू में पूछेगा जनरल दे देगा कि बताइए भाई ये अगर ये रिलेशन है तो कौन सा पेयर है वो। तो अगर वो 2 मार्क्स में पूछेगा तो फिर आपको इक्वेशन दे देगा। जैसे उसने दे दिया 2x + 3y = 7 एंड 4x + 6y = 14। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से 2/4 आ रहा है, मतलब 1/2, 3/6 आ रहा है 1/2 एंड 7/14 आ रहा है 1/2। कौन सा कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि सॉल्यूशन करना, तो बता दो इनफाइनाइट है। अगर आपको पूछ रहा है कि ग्राफ बताइए तो बता दो कोइंसिडेंट लाइंस है। और अगर आपको पूछ रहा है कि भाई पेयर कौन सा है तो बता दो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। समझाया। तो ये आपके पास थर्ड चैप्टर का 3, 6 और 9 और 2 मैंने आपको एक यहां से बता दिया जनरल फॉर्म और उसकी किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। देखिए बच्चे, एक चीज आपने और याद रखनी है यहां से, हालांकि है नहीं आपके, वैसे सीबीएसई का वो जेके बोर्ड में कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि मान लो आपके पास जैसे उसने क्या किया हुआ कि x की वैल्यू दे दी है कुछ भी, a दे दी है, a मतलब कुछ भी 1 2 3 4 6 7 कुछ भी, और एक दे दी है y की कुछ भी, मान ली जैसे मैंने y की b ले ली। अब बोलता है ये बताओ अगर x = a होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो बच्चे आपने ध्यान रखना है कि जब आपका x = समथिंग होगा तो उसका ग्राफ बनेगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y = समथिंग है तो अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझा गया। इतना थर्ड चैप्टर से एमसीक्यू करके जाइए, सारा का सारा यहीं से आ जाएगा आपको, ठीक है जी। तो ये रहा आपके थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू। तो देखिए अब मैं बात करता हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 की। अब चैप्टर नंबर 4 में से आपको एक लॉन्ग आंसर आ रहा है, एक शॉर्ट आंसर आ रहा है और एक एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है बच्चे। यहां से आपने क्या करना है कि सिर्फ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मान लीजिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो आपने 3 रिलेशन याद रखने हैं कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट देखिए ग्रेटर देन 0 वाला एंड b² - 4ac = 0 एंड b² - 4ac <= 0, ये 3 रिलेशन पढ़ लो कि इनका क्या आएगा। अगर b² - 4ac > 0 है तो आपके पास आंसर आएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और अगर b² - 4ac = 0 है तो आपके पास आएगा 2 रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों जीरो जो आएंगे वो इक्वल आएंगे, ठीक है। और थर्ड आपके पास क्या आएगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब आप इनको अनरियल भी बोल सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप इसको इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके अलावा आपको स्प्लिटिंग द मीटर टर्म आनी चाहिए। स्प्लिटिंग द मीटर टर्म का एमसीक्यू आ सकता है आपको, क्योंकि यहां से 1 मार्क आ रहा है ना, तो लास्ट ईयर तो यहां से स्प्लिटिंग द मीटर टर्म वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अगर आपको स्प्लिटिंग द मीटर टर्म में प्रॉब्लम है ना, तो पीछे मैंने 2 वीडियोस डाली हुई हैं, अंडर रूट की भी स्प्लिटिंग है उसमें और सिंपल वाली स्प्लिटिंग भी है। दोनों को एक बार वॉच कर लो, आपको ट्रिक वहां से पता चल जाएगी कैसे आपने स्प्लिटिंग करनी है मीटर टर्म की, ठीक है जी। एक ये, और ये तो मैंने रिलेशन बताया ना, ये आ सकता है। एक सिंपली जो आपका डी है वो किसके बराबर होता है, b² - 4ac के बराबर। अब आपको यहां से सिंपली वो डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो एक तो ये आ गया और 3 यहां से एमसीक्यू हो गए। बाकी आपको कहीं ना कहीं से वो स्प्लिटिंग द मीटर टर्म पूछ देगा, बट ज्यादा चांसेस है कि वो स्प्लिटिंग द मीटर टर्म ही पूछेगा, क्योंकि बोर्ड इतने डीप में नहीं जाता यार, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो या फिर वो डिस्क्रिमिनेंट दे सकता है, क्योंकि उसको इक्वेशन देनी है, बोलना डी निकाल के बताओ इसका क्या होगा, तो फार्मूला आना चाहिए d = b² - 4ac। ध्यान रखो यहां प्लस नहीं है, माइनस आएगा, बच्चे जान कुछ जल्दी जल्दी में गलत लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 में से, और ऐसा चैप्टर है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। बाकी यहां से लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कहां से क्या पढ़ना है वो मैंने सारा बताया हुआ आपको, वीडियो डाली मैंने इसके लिए अलग से, वहां से देख सकते हो आप, ठीक है। अब आपका है एक चैप्टर नंबर 5। ये आज मैं इस वीडियो में लास्ट में सिर्फ चैप्टर नंबर 5 कर रहा हूं, बाकी वाले चैप्टर उनकी मैं कल वीडियो डाल दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, तो आपको टाइम भी चाहिए ना देखने के लिए। आप थोड़े से चैप्टर देख लो आज, फिर कल शाम को आधा घंटा फिर निकाल के ये देख लेना, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 में सबसे मेन चीज, कोई भी एपी दी हुई कॉमन डिफरेंस निकालो, और आएगा यही एमसीक्यू आपको। 2 एमसीक्यू आएंगे आपके पास, यहां से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं। एक तो आपको आ सकता है कि भाई nth टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, an = a + n - 1 ऑफ d। तो ध्यान रखना nth को कहीं वो लास्ट टर्म ना बोल दे तो भी यही फार्मूला आना आपका, ठीक है। या फिर सम ऑफ n टर्म्स वाला फार्मूला कर लो, Sn = n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1 ऑफ d। एक तो वो फार्मूला हो गया। दूसरा सबसे मेन चीज d निकालो, एक पी दी हुई है 1 3 5 7, बोलता है इसकी d निकाल के बताओ, पता है क्या फार्मूला होता है, a2 - a1 करके निकाला जाता है, पता ना। ये तो एक तो आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से d आ गया निकालना, और जहां तक मुझे लगता है आपको यहां से मिल जाएगा क्वेश्चन कि भाई ये और ए पी दी हुई है आपको, तो डी निकालो यहां से, ठीक है। अब
या फिर एंड टर्म का पूछ सकता है, या फिर सम ऑफ एंड टर्म्स का पूछ सकता है। अगर मान लीजिए यहां से भी नहीं पूछता आपको, वैसे तो आपको डी निकल जाएगा। अब जैसे यहां से और देखो, आपको ए और डी दी हुए हैं, बोलता पहले 3 टर्म्स लिख के बताओ, या एपी दी हुई आपको, बोलता है कि बताइए कि यहां पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है एंड लास्ट टर्म क्या है, ऐसा ही एमसीक्यू आएगा पक्का, समझाया। तो या फिर आपको इस फार्मूले के ऊपर, ये जो फार्मूला ना आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, यहां से आपको मान लो ए एन और डी दिया होता है, ए एन क्या होगा, या फिर मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, कोई एक एमसीक्यू जो है वो कोई 3 चीजें दी हुई है, एक निकालने के लिए बताई हुई है। तो ये 5th चैप्टर में से आप पीछे वाले चैप्टर्स देखो जो आपने सैंपल पेपर लिया हुआ है, वहां से देखिए लास्ट ईयर कैसे आया होता है। मैं उसी के पैटर्न के ऊपर पीछे से रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, जो आपको पिछले 10 सालों में जिस तरह के एमसीक्यू आ रहे हैं ना। और एमसीक्यू भाई देखो ना, सुनो, अगर मॉडरेट लेवल पे जाता है, टफ लेवल पे जाता है, तो एमसीक्यू डालेगा कहां से? मैं तो आपको सारा बता रहा हूं कि ये कर लो और ये सारा करें। अब देखो, अगर तुम एक बार इसको सुन लगे बच्चे, तो ये दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत है कि अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो ये पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। ये सिर्फ सुनने की, एक बार कानों में से निकाल लो और माइंड में रख लो इस चीज को। हाँ, मीटर टर्म के लिए आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं आती है, वीडियो है आपके पास, एक बार पास कर लो, फिर भी कहीं नहीं पता चलता पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आज आपके मैंने पहले 5 चैप्टरों में से क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं। एक चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस भी हो गया भाई, ठीक है। यहां से क्या हो सकता है, चैप्टर नंबर 14 में से आपको कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, वहां से भी कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है। तो आपके पास 8 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर बचते हैं। 7 के 7 चैप्टर्स की वीडियो मैं कल आपको पोस्ट कर दूंगा कि वो ये दोनों वीडियोस जो मैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपको दूंगा ना, ये सारी की सारी सुन के जाना, मैक्सिमम टेम्पटेशन हो जाएगी आपकी, और अच्छी टेम्पटेशन हो जाएगी। फिर आपको आगे पीछे जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि किसी एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, उल्टा आप किसी की हेल्प करके आओगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो को वॉच करो, सुनिए पूरी वीडियो को, वॉच करो फुल वीडियो, और क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या बोला मैंने लर्न करने के लिए, आपको क्या क्या बताया, यहीं से डेफिनेशन को 10 सेकंड पीछे चले गए ना, मेरे साथ साथ सुनते सुनते ही जो उसको लर्न कर लिया, बोलते बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू के लिए। बाकी जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स हैं वो कहां से प्रिपेयर करने, उनमें मैंने बताया हुआ आपको, सारी की सारी वीडियो आज चैप्टर्स की आई हुई है। कोई एक आधा चैप्टर पर स्किप किया होगा तो उसका मुझे ऐसे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी वहां से करें, अभी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। मैं कल फिर आपसे एमसीक्यू की बात करूंगा और फिर परसों हम कोशिश करेंगे किस तरीके से आप मैथ्स का पेपर सॉल्व करें, ठीक है। सो बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।